Hello friends, welcome back. I am CACS Riddhi Jain and today we are going to read Risk Assessment and Internal Control. This particular chapter, Risk Assessment and Internal Control, new course वालों का chapter number 3 है. This chapter number 3 is comprised of some 85 pages. Earlier we saw one video, this is the second video and continued video of that particular version. Now risk assessment and internal control, क्या मैम जो नवंबर 23 में जो एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए रिलेवेंट है? यस, उनके लिए भी ये रिलेवेंट है. May 24 ऑनवर्ड्स जो न्यू कोर्स दे रहे हैं उनके लिए तो ये रिलेवेंट है ही. नाउ व्हाट एल्स इज इंक्लूडेड हियर? पहले हमारे पास एक टॉपिक होता था ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मतलब कंप्यूटर के साथ कैसे हम ऑडिट कर सकते हैं. वो कहा गया, वो न्यू कोर्स वालों में नहीं है, वो उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है. So if you actually see this particular video of mine, for people attempting November 23 examinations, you are actually preparing two chapters: risk assessment, internal control and auditing in automated environment. हमारी क्या चीजें छूट गई थी जो लास्ट वीडियो में जो चीजें छूटी थी, दैट आई एम गोइंग टू कवर हियर. ऐसे 320 का नाम क्या है? मटीरियलिटी. व्हाट इज 330? ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क. व्हाट एल्स वाज लेफ्ट? ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ये नवंबर वालों के पेपर में, नवंबर 23 वालों के पेपर में एक पर्टिकुलर चैप्टर है, राइट? एंड देन वील सी इंटरनल कंट्रोल. कौन से मेथड से आप इवैल्यूएट करते हो और बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. क्यों आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल? ये सारी चीजों को हम वीडियो में कवर करेंगे. इन केस नीडेड आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स. सो मे बी दिस इज रिस्क असेसमेंट इन इंटरनल कंट्रोल का थर्ड वीडियो, दैट माइट बी something of 20 minutes. But any which ways, let me just start. मैं start करूंगी आज risk assessment of internal control. No, I'll start with auditor's response to assess risk. So I'll start with auditor's response to assess risk. Risk जो assess हो चुकी है. What is किसी चीज का assess हो जाना? मैंने मेरे दिमाग में एक असेसमेंट कर लिया है कि मेरे को ऑडिटिंग का पेपर हार्ड लगता है, मतलब पहले से पता चल जाना, या तुमने कुछ चेकिंग की और तुमने उस चीज को एसेस कर लिया. नाउ ऑडिटर्स रिस्पॉन्स, अगर उसने कोई रिस्क को एसेस कर लिया है तो उसको वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? क्या यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? एसेस रिस्क है, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? पहली बात, ऑडिटर हर चीज को दो लेवल्स पे चेक करता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाता है. असर्शन लेवल, हर एक जो पर्टिकुलर स्टफ होता है जो आपकी बैलेंस शीट पीएल में होता है, एसेट लाइबिलिटी के साइड में होता है, उस पे असर्शंस लगते हैं, राइट? दोस आर कॉल्ड एज असर्शंस. असर्शंस. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पे कैसे चेक करते हैं? मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करते हैं और उसका कॉम्पिटेंस चेक करते हैं कि क्या वो केपेबली प्रिपेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है. बट इसको हम कहाँ पे चेक करेंगे? द टॉपिक इज व्हाट? असेसमेंट. ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, जो ऑलरेडी असेस हो चुकी है. नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ substantive audit procedure. Now there are two parts of test of controls and substantive audit procedure. सबसे पहले जैसे ही कंट्रोल सुने, आई कॉल द डॉक्टर. अगर मेरी बॉडी की फंक्शनिंग में कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आई कॉल अ डॉक्टर. मतलब डिजाइनिंग देखूंगी, ऑपरेटिंग ऑफ इफेक्टिवनेस देखूंगी और उसकी मैं कंटिन्यूटी देखूंगी. तो ये तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, राइट? मतलब कंट्रोल की टेस्टिंग. इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग. सो वी विल सी व्हाट? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू आर सपोज टू प्रिवेंट, करेक्ट एंड डिटेक्ट एवरीथिंग एट असर्शन लेवल. ये दोनों चीजें कौन से लेवल पे चल रही है? असर्शन लेवल पे चल रही है. सो एनीथिंग दैट इज डन एट असर्शन लेवल आर लुक्ड एट हियर. नाउ व्हाट नेक्स्ट? सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर. इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर के. सब्सटैंटिव प्रोसीजर के दो पार्ट दिए हुए हैं बेसिकली. वन इज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स. डिटेल्स मतलब किसी चीज को बहुत डेप्थ में चेक करना. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? वाउचिंग. व्हाट इज द अदर थिंग हियर? वेरिफिकेशन. मतलब अगर आप हर ट्रांजैक्शन को देखते हो तो दैट इज वाउचिंग. वेरिफिकेशन किसका करते हो? बैलेंस का. बताओ आपके फिक्स्ड एसेट का बैलेंस क्या है, डेटर का बैलेंस क्या है, क्रेडिटर का. व्हाट इज वाउचिंग? यू सी एवरी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, सो दैट इज वाउचिंग. जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हो तो उसके दो सब पार्ट्स है. टेस्ट जहां पे आप टेस्ट ऑफ बैलेंस कर रहे हो और टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो. सब्सटैंटिव प्रोसीजर का दो पार्ट, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स. ठीक है? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. So when I say substantive analytical procedure,
What exactly is substantive analytical procedure? I said audit procedure. I'm sorry, it's substantive analytical procedure. जब आप substantive analytical procedure देखोगे तो किसी भी चीज में जहां पे एनालिटिक्स लगता है वहां पे आप रेशियो एनालिसिस करोगे, ट्रेंड एनालिसिस करोगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में क्या लिंकेज है आप उसको चेक करोगे. सो दैट इज substantive analytical procedure. Now what next here? Now इसका स्कोप क्या है? इस पर्टिकुलर एसे का स्कोप क्या है? इस एसे का नाम क्या था? ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू एसेस रिस्क. ऑडिटर किसको रिस्पॉन्ड कर रहा है? एसेस रिस्क को. तो नॉर्मली ऑडिटर का काम क्या होता है? आइडेंटिफाई करता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लाना उसका काम होता है. और दूसरा क्या रहता है उसका? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है. सो व्हाट डू यू हैव टू सी? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करोगे और एसेस करोगे, राइट, कि ये हमारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं. नाउ यू आर सपोज टू डिजाइन अ रिस्पॉन्स टू इट. यू डिजाइन अ रिस्पॉन्स एंड यू इंप्लीमेंट द रिस्पॉन्स. आप डिजाइनिंग कर लिए कि ऐसे ऐसे मेरे को इसको रिस्पॉन्ड करना है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट. नॉर्मली अगर आता है आपको ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस पर्टिकुलर ऐसे का, तो आपको नॉर्मल में वहां पे सिर्फ एक चीज ऐड करनी है कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए. उसका स्कोप, उसके स्कोप में भी आपको यही चीजों को लिखना है, लेकिन वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से शुरू होके इट विल कम टू द फैक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन. अदरवाइज इट विल कम फ्रॉम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से. ये पूरा कंप्लीट आपको लिखना होगा. क्या ये एग्जाम में आता है? यस, आता है. अब व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन? हाउ डू यू डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर? अपन ने उस दिन देखा था व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. ये क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आप कैसे करते हो. तो डिजाइन और परफॉर्म कैसे करोगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को? तुमने ऑडिट प्रोसीजर किया, वो तुमको कम पड़ गया. नाउ व्हाट यू आर डूइंग? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. इस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को आप डिजाइन और परफॉर्म कैसे करोगे? डिजाइन और परफॉर्म करने के लिए आपको नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट पता होना चाहिए. किसका? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. व्हेनेवर यू गेट सम काइंड ऑफ एसेस रिस्क एट assertion लेवल, that is the time you design and perform your further audit procedure. जब आपको वहां पे क्या मिला होगा? कोई assess risk. तो ये रीजन क्या है हमारा असेसमेंट करने का? क्योंकि हमको वहां पे क्या मिला है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. वंस यू गेट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट assertion लेवल, यू आर सपोज टू डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. अगर हमारा ऑडिट एविडेंस बहुत ज्यादा परवेसिव इन नेचर है, तो उस केस में ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा. अगर एविडेंस ज्यादा है तो उसमें असेसमेंट ऑफ रिस्क, जो पकड़ में आएंगी हमको गलतियां, वो भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रहेगी. अगर आपका हाई परवेसिव या हाईली परवेसिव एविडेंस है या मोर परवेसिव एविडेंस है, तो उस केस में जो आप रिस्क एसेस कर पा रहे हो वो भी बहुत ज्यादा रहेगी. ओके, व्हाट नेक्स्ट मैम? So the next thing is nature and extent of test of control. Control मतलब डॉक्टर को बुलाना. डिजाइनिंग, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, उसकी कंटिन्यूटी. डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस. किस चीज की? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे. हर जगह उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात करते हैं. यस, कंट्रोल आता है तो हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं. ऑडिट प्रोसीजर प्लस इंक्वायरी करोगे रिगार्डिंग कितने इफेक्टिव वहां पे कंट्रोल्स हैं. नाउ व्हाट आर एग्जैक्टली कंट्रोल्स? कंट्रोल्स मतलब नॉर्मल घर में हमारे कुछ कंट्रोल्स होते हैं. इंटरनल कंट्रोल, इतने बजे सोना है, उठना है, डाइनिंग टेबल पे आके खाना खाना है, एंड there is a certain way of living. You have a washroom for different purpose, you have a kitchen for different purpose, so there is a control. The manner in which you speak, you cannot speak slangs at your home, right? तो वहां का एक particular internal control है. तो nature and extent of test of control, कितना करोगे आप उस टेस्ट, उसके कंट्रोल्स को टेस्ट आप कितना करोगे, ये आप कैसे कर सकते हो? इंक्वायरी करके कर सकते हो. उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करोगे, और एक बार आपको पता चल गया कि वहां पे कंट्रोल्स क्या है, अप्लाइड है, लगे हुए हैं वहां पे सारे कंट्रोल्स, तो आपको क्या चीज को चेक करना पड़ेगा? कैसे लगाया है, हाउ इट इज अप्लाइड, देन इज इट कंसिस्टेंटली अप्लाइड. क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था डॉक्टर में? इट इज कंटिन्यूड. देन व्हाट यू विल सी, किसने लगाया है, हु हैज, बाय whom it is applied and by what means it is applied. बहुत बार क्या होता है, इफ यू गो टू बैंक, वहां पे ना फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए थे, और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स को लगाने के वो टेंडर्स निकालते हैं.
तो किसने लगाया है, किस मीन से लगाया है, टेंडर से लगाया है, किससे लगाया है, वो किसका पार्ट है, एक इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। व्हेन यू सी नेचर एंड एक्सटेंट, तो सबसे पहले आपको क्या क्लिक करना चाहिए, आपको इफेक्टिवनेस चेक करनी है। किससे चेक कर रहे हो आप, इंक्वायरी से चेक कर रहे हो। उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के बाद देखोगे क्या उसमें कंट्रोल्स अप्लाई हुए, ठीक है, किसने अप्लाई किए हैं और कैसे अप्लाई किए हैं और कंसिस्टेंटली अप्लाई किए हैं, ये सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। दिस इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। व्हाट नेक्स्ट, पीछे हमने देखा था इंक्वायरी के बारे में, मैंने आपको बताया था कि इंक्वायरी से आप उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हो, राइट। आई विल टेक यू टू वन पर्टिकुलर पेज ऑफ योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, प्लीज रीड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ इंक्वायरी जो होती है वो बहुत अच्छा ऑडिट प्रोसीजर नहीं माना जाता है। इंक्वायरी के साथ अगर आपको इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एज एन टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, लेकिन उसके साथ आपको कॉम्बिनेशन में इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस लगाना पड़ेगा। मतलब इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस या फिर इंस्पेक्शन, जब ये काम करोगे ना तब आप उसकी इफेक्टिवनेस को ज्यादा अच्छे से चेक कर सकते हो। नाउ दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्या इंक्वायरी अकेला बहुत अच्छा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए एक टेस्ट हो सकता है क्या, वो एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर है जो बढ़िया रिजल्ट देगा? नहीं, इंक्वायरी को साथ में लगाओगे री परफॉर्मेंस के और इंस्पेक्शन के। और अगर आपको ज्यादा अश्योरेंस चाहिए तो इंक्वायरी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा। दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज इन पेज नंबर 3.757 एंड दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। मटेरियल्स मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, कौन कौन से मैटर्स को आप कंसिडर करोगे? टीओसी, टीओसी मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब आप टेस्ट कंट्रोल का कर रहे हो तो क्या क्या मैटर को कंसिडर करोगे? आप कंट्रोल की चेकिंग कर रहे हो, राइट। व्हेन यू चेक द कंट्रोल्स, मैं हमेशा बात करती हूँ ताला चाबी की, व्हेन आई सी इंटरनल कंट्रोल, राइट। तो व्हेनेवर यू सी सम काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप ऑडिट कर रहे हो, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ऑडिट एविडेंस लाना। तो आपको ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर वो ऑब्टेन हुआ है, यस, तो आप देखोगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल का एक्सटेंट कितना है, कितने अच्छे से वो वहां पे लगा हुआ है। मैटर्स टू बी कंसिडर्ड जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को चेक कर रहे हो। दूसरा क्या है आपका, ये जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आया है वो कितना रिलायबल है और कितना रिलेवेंट है। नेक्स्ट, आप कितने फ्रीक्वेंटली कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हो, कितने पीरियड के लिए टेस्ट कर रहे हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड के लिए टेस्ट कर रहे हो, लेंथ ऑफ टाइम, कितने ड्यूरेशन का आप उसको चेक कर रहे हो। लास्टली क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डेविएशन। आपने सोचा था कि इंटरनल कंट्रोल ऐसे होंगे और वहां से वो डेविएट हो गया, या उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इंटरनल कंट्रोल है जबकि एक्चुअल में नहीं है, तो इन चीजों को आप चेक करोगे। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यहाँ पे क्या देख रहे हो, उसका कौन से मैटर को ध्यान में रखेंगे? दो टाइम से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी और लेंथ। अगर कोई डेविएशन या फिर चेंज आ जाता है तो एक पार्ट वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो होता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर मैं ऐसे 500 के हिसाब से बोलूं तो क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सही होनी चाहिए, वो रिलायबल और रिलेवेंट होना चाहिए। वही चीजों को आपने देखा है कि वो रिलेवेंट और रिलायबल है या नहीं। कहाँ पे देख रहे हो आप, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मैटर जो आप कंसिडर करोगे जब आप उसको आप चेक कर रहे हो। ऑडिट एविडेंस ऑफ इंटरिम पीरियड, अगर आपको ऑडिट एविडेंस कोई इंटरिम पीरियड का मिल रहा है तो आप उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करके यूज करोगे? तो आप उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखोगे, किसकी, ऑडिट एविडेंस की। यस, ऑडिट एविडेंस में आप देखोगे कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस आपको मिली है या नहीं, मतलब वहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए थे या नहीं। और ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर आपको मिल गया है तो आपको देखना है कि कोई चेंज तो नहीं हो रहा है कंट्रोल में। और क्या देखना है, एडिशनल ऑडिट एविडेंस आपको लेना है। जब आप एडिशनल ऑडिट एविडेंस ले रहे हो तो कंट्रोल फॉर रिमेनिंग पीरियड, ये पूरा 12 महीने का एक पीरियड हो गया, आपको 4 महीने के कंट्रोल्स के बारे में पता चला है, इसके बारे में आपको ऑडिट एविडेंस मिला है, इसके बारे में आप एडिशनल ऑडिट एविडेंस लोगे कि यहाँ पे कंट्रोल्स कैसे रहेंगे। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, चेंज तो नहीं हो रहा है कोई कंट्रोल में, राइट। व्हाट इज नेक्स्ट, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। जब
ऑडिट एविडेंस आप देख रहे हो, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल देख रहे हो। जब आप कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख रहे हो कि वो कितनी इफेक्टिवनेस से काम कर रहा है, तो कौन से कंट्रोल्स को चेक करोगे, किन चीजों को कंसिडर करोगे, फैक्टर्स क्या कंसिडर करोगे। द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करोगे? तो आप प्रीवियस ऑडिट की बात कर रहा है यहाँ पे, जो भी ये फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रीवियस ऑडिट, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड जब आप कंट्रोल्स चेक कर रहे हो और आपने प्रीवियस ऑडिट का रेफरेंस लिया है। जब आप पिछली ऑडिट का रेफरेंस लेते हो, नॉर्मल में फैक्टर्स जो आप कंसिडर कर रहे हो, जो मैटर्स देख रहे थे, वो वाला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पिछली ऑडिट का रेफरेंस ले रहे हो इंटरनल ऑडिट को, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने में। व्हेन यू चेक द इंटरनल कंट्रोल, हाउ यू विल चेक इट? आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, प्रीवियस ऑडिट में कैसा लगा हुआ था इंटरनल कंट्रोल, क्या वो मैनुअल था, क्या वो ऑटोमेटिक था, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो, राइट। फिर आपको क्या देखना है, इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी कंट्रोल्स। यहाँ पे किसकी बात आ गई है, आईटी की, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहा है। उसमें जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे हुए थे, जनरल कंट्रोल्स लगे हुए थे, या फिर एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे हुए थे। फिर लैक ऑफ चेंज, क्या वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? अगर उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देख रहे हो तो यू हैव टू सी लैक ऑफ चेंज इन द सिस्टम एंड थिंग्स यू हैव टू सी देयर। एंड व्हाट यू विल सी, विल यू रिलाई इन दिस पर्टिकुलर कंट्रोल, आपका इस कंट्रोल पे कितना रिलायंस है, वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना आया था। सो व्हाट वी आर एग्जैक्टली लुकिंग एट, हम क्या फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं? हम वो फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं अगर ऑडिट एविडेंस की हमको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखनी है, वो भी कब, जब वो प्रीवियस ईयर से आ रहा है। तो देखेंगे एनवायरनमेंट कैसा था, मैनुअल था या ऑटोमेटेड था। ओके, ऑटोमेटेड था तो उस केस में आप फिर आगे बात करते हो, इफेक्टिवनेस देखोगे उसके एप्लीकेशंस और जनरल कंट्रोल की। उसके बाद आपने क्या देखा, कोई लैक ऑफ चेंज हो रहा है क्या, किसी चीज में चेंज नहीं हो रहा है तो उसको देखोगे। उसमें आप कितना रिलायंस करते हो उस पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल पे या कंट्रोल पे, और वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या आ रहा था। जब आप प्रीवियस ऑडिट से इसको कंसिडर करते हो, what next here, substantive analytical procedure. What exactly is substantive analytical procedure? जब भी मैं substantive analytical procedure की बात करूंगी तो this substantive analytical procedure means कुछ ऐसी चीजें जहां पे आप चीजों को एनालाइज करते हो, एनालिटिक्स लगाते हो, ग्राफ बनाते हो, रेशियोज लगाते हो, कैलकुलेशंस करते हो, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल चीजों को देखते हो। तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आप अकाउंट बैलेंसेस में, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस में और डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन में देखते हो, इस सारे लेवल पे देखते हो। आपको देखना पड़ेगा जब भी आप रेशियो निकालते हो, यू हैव रेड वन पर्टिकुलर, आप एफएम में बहुत सारे रेशियोज का एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हो, राइट। देयर इज क्विक रेशियो, स्टॉक के रेशियोज होते हैं, there are so many ratio, debt equity ratio. So how do you actually see it? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो और उसके अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स देखते हो, क्या वो आपस में रिकनसाइल हो रहे हैं या नहीं। व्हाट इज द नेक्स्ट दैट यू विल सी, जर्नल एंट्री। अगर मटेरियल है तो आप उसको देखोगे, कोई भी ऐसी जर्नल एंट्री जो मटेरियल है तो आप उसको चेक करोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एंड देन व्हाट यू विल सी, कोई दूसरे टाइप के एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हो तो उसको देखोगे। एंड यू हैव टू एग्जामिन दीज टू थिंग्स, जर्नल एंट्रीज और अदर एडजस्टमेंट्स। आप क्या कर रहे हो, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। व्हेन यू डू दिस यू विल सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकनसाइल कर रहे हैं कि नहीं, अंडरलाइंग। वेरी सिंपल थिंग, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके वाउचर्स वगैरह से मैच करना चाहिए, अंडरलाइन चीजों से मैच करना चाहिए, नहीं तो आप जो ग्राफ बनाओगे वो गलत आ जाएगा। When I say substantive analytical procedure, मुझे तो सबसे अच्छी चीज लगती है क्रिकेट की पिच की। अगर मैं बात करूं, when I see क्रिकेट की पिच में कहाँ पे किसी स्क्वायर, कौन कौन से एरिया में, लेग बाय में, ऑफ साइड में, स्ट्रेट ड्राइव में, कहाँ एक क्रिकेटर ने स्कोर किया है, उसका पूरा एक चार्ट बन जाता है आज की डेट में। व्हेन यू अप्लाई सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, वहां पे पता है उसका मेजरमेंट, उसकी स्पीड और उसके डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलर बैट्समैन आउट होता है, इसका भी एक ऐसा एंगुलर ग्राफ बन जाता है यहाँ से। नाउ तो AI इज वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, बेसिकली सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। उसमें ना डिग्री बताता है, इतनी डिग्री से इस हाइट पे ये 6 मारता है, और ये लेग साइड में, ये ऑफ साइड में, ये स्ट्रेट ड्राइव में, इतने सारे डायरेक्शंस में द क्रिकेटर प्लेज।
So what happens is you analyze this particular thing, उससे फिर वो लोग ग्राफ डिसाइड करते हैं, उससे दे डिसाइड कि उस बैट्समैन को कैसी बॉल डालनी पड़ेगी. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? एक टाइप का एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हो आप उस पर्टिकुलर बैट्समैन के लिए. तो जब आप सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो, आपको रिकंसाइल करना पड़ता है चीजों को, आपको उसमें देखना पड़ता है, हर जर्नल एंट्री को आप चेक कर रहे हो, हर एडजस्टमेंट को आप चेक कर रहे हो, उससे आपको पता चल जाएगा. राइट, व्हाट नेक्स्ट? Auditing in automated environment. As I teach you auditing in automated environment, I'm sure once you actually study this, I'll take you to your class 6th to 7th, and this is actually relevant for your intermediate level of examinations. Yes, अगर आप नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हो 23 वाला, या मई ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट दे रहे हो, तो भी ये आपके लिए environment, तो भी ये आपके लिए important है. environment नहीं, important. यहाँ पे मुझे environment दिख रहा था ना, so I just misspelled environment. You know, I'm proud to say, you know, I'm a human and I make errors. I make errors while speaking too. Sometimes I make errors in my recording and I'm completely okay with it because I'm a human. And when you study with it, you know, I'm majorly like, okay, I don't want any kind of editing in it. Let it go that way. So what is here? Automated environment. Automated environment मतलब आप audit कर रहे हो, वहाँ पे क्या लगा हुआ है? कंप्यूटर लगा हुआ है, राइट? अगर वहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है तो क्या करोगे? एक कंप्यूटर सिस्टम. एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आप कैसे लेके आओगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अगर आपको याद हो तो आप ऐसे 315 पढ़ते हो, आइडेंटिफाइंग एंड assessing risk of material misstatement by understanding entity and उसका environment. आप क्या कर रहे हो वहां पे? आइडेंटिफाई कर रहे हो और एसेस कर रहे हो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. किससे? एंटिटी के, और उस एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके. यहाँ पे ना अपन ने देखा था कि बिजनेस को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो. IREFANO, इन चीजों से आप उसको अंडरस्टैंड करते हो. कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, और कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर कर रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या लगा रहा है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, और वो अदर उसके ऊपर एक्स्ट्रा लॉज जो लगते हैं वो कौन कौन से लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं. यू एक्चुअली सी एवरीथिंग एंड देन यू डिसाइड ऑन कि उस एंटिटी को आप अंडरस्टैंड करते हो. मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे उसका ओनरशिप देखते हैं, उसका ऑपरेटिंग नेचर देखते हैं, यहाँ पे उसको फाइनेंस कहाँ कहाँ कर रखा है, उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं. ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जो तुमको आता है. वैसे ही तुमको किसको अंडरस्टैंड करना है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को. वो किसी बिजनेस को अंडरस्टैंड करना रहता था तो वो सारी चीजें करते थे. अब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे मैंने एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट लगा दिया है, मतलब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है. ये मेरा एक कंप्यूटर है, मतलब ये मेरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है. Once I have this information system with me, now उसका पर्पस होता होगा कुछ, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग. उसका पर्पस है या तो वो फाइनेंशियल चीजों को करता होगा या वो नॉन फाइनेंशियल चीजों को करता होगा. दिस इज माई ऑफिस प्रेमाइसेस. व्हाट इज दिस? दिस इज माई ऑफिस प्रेमाइसेस. ये कहाँ पे है? इंडिया में. तो इफ दिस इज माई इंडियन ऑफिस प्रेमाइसेस, वहां पे मेरे पास क्या लगा हुआ है? एक सिस्टम लगा हुआ है. ये मेरे दूसरे लोकेशन में और लगे हुए हैं. कहाँ पे? यूएस ऑफिस, यूके ऑफिस और दुबई ऑफिस में. तो पहला उसका पर्पस क्या होगा. दूसरा, लोकेशन ऑफ ये आईटी सिस्टम. एक इंडियन ऑफिस में लगा हुआ है, ये बाहर लगा हुआ है, मतलब लोकली लगा हुआ है या फिर ग्लोबली लगा हुआ है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कैसे अंडरस्टैंड करोगे, राइट? एंड देन यू सी व्हाट, उसका आर्किटेक्चर देखते हो. ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट हो गया. देन यू सी आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर कैसा है? क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, वेब बेस्ड है या फिर क्लाउड बेस्ड है ये सिस्टम मेरा, राइट? देन व्हाट डू आई सी नेक्स्ट? ये जो हम यूज कर रहे हैं सिस्टम, वो कौन से वर्जन का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, विच वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इट इज यूजिंग. वर्जन होता है ना विंडोज, एंड देन यू हैव अदर यूबुंटू,
देयर आर सो मेनी, देयर इज iOS, किस टाइप का आपने कौन सा वर्जन का लैपटॉप यूज, कौन से वर्जन का, और वर्जन तो सॉफ्टवेयर की बात कर दी मैं यहाँ पे, और भी वर्जन होते हैं, और विंडोज के भी अलग अलग वर्जन होते हैं, यूबुंटू, iOS, इसके भी अलग अलग वर्जन होते हैं, तो कौन से वर्जन का आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। देन इंटरफेस जो आप यूज कर रहे हो विद इन द सिस्टम, आप कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हो, ये जो सिस्टम है उसमें आप कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हो। ओके, let me not write it, it's already there. Okay, this is your interface, this is your fourth thing कि आप उसमें कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हो, राइट। उसके बाद आप क्या देखोगे, या तो तुमने खुद ने बनाया होगा इन हाउस, ये सिस्टम में सारा जो सॉफ्टवेयर है या तो तुमने इन हाउस लगाया या फिर बाहर से कहीं से लेके आ रहे हो, राइट। दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ओके। या फिर बाहर से कोई पैकेज सॉफ्टवेयर लाके आप लगा रहे हो यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपको क्या देखना है, आउटसोर्स तो नहीं करवा रहे हो, आईटी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट अगर तुमको लग रहा है कहीं से, तो क्या आप इसके लिए आईटी मेंटेनेंस रेगुलर उसका आईटी मेंटेनेंस और सपोर्ट लगवा रहे हो क्या कहीं से, वो आपको चेक करना है। उसको चेक कर लिया आपने, तो आपके की पर्सन, एक इंसान रहता है ना जो ऑपरेट करता है, तो आपका की पर्सन कौन है जो यहाँ पे काम कर रहा है इस एंटिटी में, वो कोई भी सीसा, सीको, सीआईएसओ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल रहेगा, उसकी बात कर रहे हैं हम। क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ऐसे 315 की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी और उसका एनवायरनमेंट, ये पूरी चीजों को आप करोगे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये एग्जाम में आ रहा है, हाँ जी ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है बॉस। व्हाट इज दिस, की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड बिजनेस, अगर आप ऑटोमेटेड बिजनेस करते हो तो उसके की फीचर्स क्या होते हैं। नाउ आई विल टेक यू टू योर चाइल्डहुड, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग होती है, राइट। किसी भी कंप्यूटर में 3 चीजें होती है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग। अगर आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात की तो इसका की फीचर क्या होता होगा, सारे बिजनेस ऑपरेशंस बहुत जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से हो जाते हैं, राइट। व्हाट इज द सेकंड थिंग, सारा डेटा एक्यूरेटली आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा। वंस डेटा इज एक्यूरेटली प्रोसेस्ड, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में, डेटा। Data is the most relevant thing in the current world, right? The most precious thing in the current world is data. So large volume of data can be processed, right? So that is one of the things, its ability to process large number of data. Integration, अगर ये एक business operation है और बाहर और business operation है तो उसके बीच में you can do the integration part. What next? Better security and controls. यहाँ पे security and controls present है, right? What next? इसके अलावा क्या मैम, और क्या चीजों को हमको सोचना पड़ जाएगा, यहाँ पे ह्यूमन एरर बहुत कम होगा, इट इज लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर। नाउ व्हाट नेक्स्ट, सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, वंस यू यूज IT, once you use any kind of system, you always get the latest kind of informations. What next, उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, what is the connectivity and networking capability, ये उसकी क्या है, key features. So these are the key features of automated environment. I would not explain much, लेकिन you have to write these relevant points there if this comes in your examination, right? What next? Risk arising due to IT system. ऐसा कौन सा रिस्क है जो IT सिस्टम के कारण आएगा? The most precious thing, what is digital gold today? Digital gold is data. Data सबसे precious चीज है आज की डेट में। डेटा का थेफ्ट हो जाना, डेटा का लॉस हो जाना बहुत बड़ा लॉस माना जाता है, राइट। अब मान लो आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, वहां पे अपन ने क्या देखा, रिस्क क्या हो रहा है आईटी सिस्टम से, तुम किसी चीज की गलत प्रोसेसिंग कर दोगे तो गलत आंसर आएगा, डेटा अगर डेटा का डेटा पूरा गुम गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैम नॉर्मली सोचो, वन ऑफ माई रिक्वेस्ट इज, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप उसका आंसर खुद से नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मली सोचो। ये बुक्स मेरे और आपके जैसे ही किसी पर्टिकुलर पर्सन ने लिखी है हु हैज बीन अ बिट मोर लर्नड देन अस, बस इतना ही डिफरेंस था। तो कौन कौन सा रिस्क अराइज होगा, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा। तो डेटा अगर गलत डेटा को प्रोसेस कर रहा है, अगर हमारा सिस्टम गलत डेटा को प्रोसेस कर रहा है
या फिर इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा. द वर्ड देयर इज, ये जो डेटा है वो इनएक्यूरेट डेटा है, या जो प्रोसेस कर रहा है वो डेटा को, वो इनएक्यूरेट डेटा को प्रोसेस कर रहा है. तो ये एक रिस्क हो सकता है. व्हाट इज द सेकेंड रिस्क हियर? कोई अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में पूरा एक्सेस आपने कंट्रोल दे दिया. मान लो कि चपरासी या कोई भी नॉर्मल पर्सन भी आके सारी चीजों का सेल्स और सारी चीजों को वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है. रैंडम आदमी बिना पासवर्ड लगाए अनऑथराइज तरीके से आपका सिस्टम अगर एक्सेस कर लेता है, सो व्हाट विल हैपन? दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क. या बहुत एक्सेसिव प्रिविलेज आप किसी पर्सन को दे देते हो, एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज्ड एक्सेस, एक्सेसिव एक्सेस, या फिर आपने प्रिविलेज्ड एक्सेस अगर किसी को दे दिया है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो अ रिस्क. व्हाट एल्स? डेटा में अगर चेंज कर रहे हो आप बैक एंड से, मतलब हेड ऑफिस से अगर कुछ चेंज कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिस्क और थ्रेट दैट अराइज ड्यू टू इंफॉर्मेशन सिस्टम. आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो है पर्सन को लेके, अगर आपने ड्यूटीज सेग्रीगेट नहीं की है बराबर से, कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी पर्सनल आके इधर चेक कर रहा है, वन इज अनऑथराइज्ड एक्सेस, गया और सिस्टम को बिना पासवर्ड के खोल दिया, तो दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस. एक्सेसिव प्रिविलेज्ड मतलब वो आदमी को बहुत एक्सेसिव प्रिविलेज मिला हुआ है या ज्यादा प्रिविलेज मिला हुआ है, घर से भी वो सारे सिस्टम सारी चीजों को खोल सकता है, एट द सेम टाइम उसमें कोई भी चेंजेस भी कर सकता है. 2 दिन के बाद भी वो सेल्स फिगर को चेंज कर सकता है, परचेस फिगर को चेंज कर सकता है, वहां की एंट्रीज को चेंज कर सकता है. सो दैट इज व्हाट एक्सेसिव प्रिविलेज मिला हुआ होना. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का आदमी दूसरे डिपार्टमेंट की पूरी चीजों को देख सकता है. देन कोई भी अनऑथराइज अगर प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो प्रोग्राम जो है वहां पे जो लगे हुए, वो प्रोग्राम में अगर अनऑथराइज चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. इफ देयर इज चेंजेस इन सिस्टम एंड प्रोग्राम्स, दैट बिकम अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर? यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रोग्राम है उसमें अनऑथराइज चेंज हो रहे हैं, या तुम्हारा जो सिस्टम है वो कोई भी चीज को फेल हो गया है चेंज करने में, कोई भी डेटा कुछ भी चीजों को वो अब चेंज नहीं कर पा रहा है. नाउ इट फेल्स 100%, वो कोई भी चीज को चेंज करके एंटर नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ फेलियर. या फिर आपका कंप्लीट डेटा का क्या हो गया है? लॉस हो गया है. डेटा का डेटा आपका क्या हो गया है? गायब हो गया है. सो दैट इज ऑल्सो अ लॉस. Okay, so I'll take the next things now. Next things that I'll take from here is there are things that will be covered related to IT. Then I'll pick up materiality and then I'll pick up internal control वाली चीजें. Okay. Thank you so much. Maybe I'll put the third recording for the same. I think that is a better way of putting things forward. What I want you to do is सबसे पहले आप 330 को पढ़ लो. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को जितना मैंने पढ़ाया है एक बार अपनी बुक से पढ़ लो. इट विल गो टू योर परमानेंट मेमोरी. Auditing in automated environment is like super duper easy chapter, but you know what happens is institute requires, जैसा बोला गया है यहाँ पे, जिस तरीके से उसका एक्सप्रेशन लिखा गया है ना बुक में, वैसे ही आपको आंसर करना है. You don't have to write any random answers, so you have to stick to few kind of words. And 330 auditors response to assess risk, उसमें test of controls and सब्सटैंटिव प्रोसीजर, फिर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, फिर उसके 2 सब पार्ट करना, वाउचिंग वेरिफिकेशन करना, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और उसके बाद डिटेल्स में वाउचिंग और वेरिफिकेशन करना. उसका रीजन क्या है उसको एक बार आप पढ़ लो. आई वुड नॉट से दैट 330 इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बट यू नो व्हाट, इन पेपर दे ट्राई टू कवर दोज थिंग्स दैट यू हैव एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड वेल. So yes, I'll put the third slot of the particular video. All the best for your examinations. People who are attempting for your November 23 examinations, you can always drop me an email at rid2hi. My Instagram ID is riddhilucky7. You can drop me something like a message there. I'll try checking the message there. And my ID there is this one. You can also find me on X. This is Insta. You can also find me on Twitter with RID2HI, or you can drop me mail at rid2hi@gmail for your any kind of queries related to your studying examination, regarding passing your auditing examination, regarding making your strategy. You know, I make it completely open and free for you when it comes to your examination pressure.
Please do talk to me in case needed. Thank you so much. I'll frame up the third video for your risk assessment and internal control. Thank you so much.